विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। मैं धीरज विश्वा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरह आप जुड़े रहें ताकि मैं आपको इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियोस देता रहूं और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है करंट अफेयर्स, मतलब जून का करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। और इसको मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं पढ़ाया करूं यहाँ पे आप उसको अपनी नोटबुक में भी उसको कॉपी कर सकते हैं ताकि उसको बाद में आप लर्न कर सकें। और क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको करंट अफेयर्स और जीएस का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है, उसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो वहां पे चीफ जस्टिस जो है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जस्टिस राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है जस्टिस संजय यादव। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन बी जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, मतलब चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। चीफ जस्टिस जो संजय यादव जी हैं, ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। लेकिन अभी जो जून में जो है 14 जून के आसपास इनको जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजय यादव जी हैं, ठीक है। अब जो है दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, इंग्लैंड के निम्न में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? इंग्लैंड के बहुत ही फेमस खिलाड़ी रह चुके हैं एलिस्टर कुक जी, और अभी एक और क्रिकेटर हुए हैं, इसमें से दो नाम दिए हुए हैं, इसमें से एक करेक्ट है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरते ही टेस्ट में ताबड़तोड़ उन्होंने अपने खेला उन्होंने, और उसके बाद एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट खेला है। और उनका नाम क्या है अब बता रहे हैं। ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी जोस बटलर। तो ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन, मतलब जेम्स एंडरसन ने ही एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? हम सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक का हेड ऑफिस जो है मुंबई में है, और भारतीय रिजर्व बैंक ही है जो करेंसी को छापती है, मतलब पूरे वित्त को कंट्रोल करती है और पूरे क्रेडिट को, पूरे स्टॉक को कंट्रोल करती है। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, मतलब ये बैंकों का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन है, ये 2018 में इनको 3 साल के लिए जो है नियुक्त किया गया था डिप्टी गवर्नर के रूप में। लेकिन अभी जो है इनका कार्यकाल जो है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 2 साल, मतलब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस राज्य सरकार असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कोई एक राज्य सरकार है जिसने कि, अब मैं कुछ इसमें टर्म आए हैं, जैसे राज्य सरकार, भारत में तमाम राज्य हैं उनकी अपनी सरकारें होती हैं। यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में आपको बता देता हूँ। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है वो क्षेत्र, वो सेक्टर जो कि सरकारी सेक्टर नहीं है या जो लिमिटेड कंपनी में नहीं काम करते हैं, जैसे कि ईंट भट्ठा पे काम करने वाले, रेडी लगाने वाले और दुकान धंधा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? असंगठित क्षेत्र के कामगार बोला जाता है। मतलब जो लिमिटेड कंपनी में नहीं है, जिनका फंड बोनस नहीं करता है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनको बोला जाता है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, ठीक है। तो यहाँ पे इस राज्य सरकार ने
एक ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है और एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो श्रमिक हैं वो जो है उस ऐप पे, इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए राज्य सरकार ने ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ वो राज्य कौन सा है। तो उस राज्य का नाम है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात। तो गुजरात सरकार ने ही इस पोर्टल को और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। अब मैं बता देता हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, तो पहला आपको पता हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक को इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। विश्व बैंक का काम होता है विश्व में जितने भी देश हैं, यदि उनको किसी तरह का कोई आर्थिक समस्या आती है तो वो उनको लोन देता है, ऋण देता है, ताकि वो अपना विकास कर सकें। तो विश्व बैंक का ये काम होता है। ठीक है, अब भारत की अर्थव्यवस्था को इसने बोला है कि 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। विश्व बैंक ने बताया कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कितने परसेंट के हिसाब से ग्रो करेगी, कितने परसेंट के हिसाब से आगे विकास करेगी। तो वर्ल्ड बैंक ये बता रही है। तो अब पहला ऑप्शन है 7.5% और दूसरा ऑप्शन है बी नंबर 4.5%। तो ऑप्शन ए जो है 7.5% मतलब 7.5% की दर से जो है भारत की इकोनॉमी 2022 में डेवलप करेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो है इतनी समय कोरोना महामारी के चलते, अभी देखिए फर्स्ट स्टेज अभी कोरोना हुआ था, उसमें थोड़ा सा स्टैंड अप होने की कोशिश किया इकोनॉमी ने, लेकिन अभी दूसरी लहर सेकेंड स्टेज आ गई कोरोना की, तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था थोड़ा सा और डाउन हो गई। तो इसलिए विश्व बैंक को एक नया जो है अनुमान अपना व्यक्त करना पड़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2022 में 7.5% की दर से ग्रो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए 7.5% ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोई एक देश है जिसने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है रूस और ऑप्शन बी दिया हुआ है चीन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है चीन वो करेक्ट है। अब मैं बता देता हूँ कि चीन ने ये कानून क्यों पारित किया गया। इतनी समय हम लोग जानते हैं कि जो कोरोना महामारी चली हुई है, ये आरोप लगाया जा रहा है या आरोप लगा हुआ है कि चाइना ने ही इस वायरस को बनाया और इसको पूरी दुनिया में फैलाया। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना की जो है पूरे वर्ल्ड में एक निगेटिव इमेज बनी है, नकारात्मक इमेज बनी है, खराब इमेज बनी है, जिसके चलते अमेरिका जो है इसको लगता है, चाइना को लगता है कि अमेरिका मेरी कंपनियों पर और मेरे फर्म पर जो है दबाव डालती है, उनको टारगेट करके अपने नियम कानून बदल देती है। तो इन्हीं से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए चाइना ने एक कानून पारित किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसका जो आंसर आया वो बी है, मतलब चीन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक देने की घोषणा की। ठीक है, तो अभी मैं ऑप्शन बी पे टिक कर देता हूं क्योंकि 500 मिलियन वैक्सीन देने की जो बाइडेन ने घोषणा की है। अब मैं बता देता हूं, अभी फिलहाल पिछले साल जो है चुनाव हुआ था जिसमें जो ट्रंप राष्ट्रपति थे, वो चुनाव हार गए और जो बाइडेन जो है ये चुनाव जीत गए। ठीक है, तो इन्होंने जो कि ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और सबकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है बहुत से देशों की, और बहुत से ऐसे गरीब देश है जो बेचारे अपने वैक्सीन तक की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बाइडेन ने एक प्लान किया कि पूरे विश्व से जो है इस महामारी को खत्म करने के लिए हमारा एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम पावरफुल देश हैं, हमारी इकोनॉमी टॉप पर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन, मतलब उस दवा का नाम क्या है, फाइजर वैक्सीन, एक अमेरिका की कंपनी है, उसने एक फाइजर नाम की कंपनी है, उसने जो है कोविड-19 वैक्सीन बनाया है
तो जो बाइडेन ने डिसाइड किया कि हम इस फाइजर कोविड-19 वैक्सीन को पूरे जो बहुत गरीब देश है उनको हम फ्री में देंगे। तो उन्होंने एक बजट निकाला कि मतलब खुराक दिया, कितने खुराक देंगे, 500 मिलियन खुराक जो है वो जो गरीब देश है उनको देंगे फ्री में। तो इस तरीके से 500 मिलियन खुराक जो है जो बाइडेन जो है गरीब देशों को फ्री में वैक्सीन देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो पहले हम आपको बता दें कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ऑनलाइन सौदेबाजी के लिए यूज की जाती है, मुद्रा है। बिटकॉइन एक मुद्रा है जो कि कानूनी मान्यता इसको नहीं प्राप्त है। इसका जो है सौदेबाजी ऑनलाइन किया जाता है, मतलब इसमें जो भी काम होता है, लेन देन होता है, वो ऑनलाइन होता है। प्रचलन में ये आमतौर पे जैसे करेंसी 100, 200, 1000 की नोट चलती है, ऐसे इसका चलन नहीं है। ये ऑनलाइन लेन देन में इसका यूज किया जाता है। इसका नाम है बिटकॉइन करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी इसको बोला जाता है। तो अभी आज तक किसी देश ने इसको मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं दिया था कि इसको वैधानिक तौर पे हम लेन देन में यूज कर सकें। लेकिन एक ऐसा देश है जिसने मान्यता दी, उसका नाम है अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर ये पहला देश बना है जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है कि अब हमारे देश में इसका कानूनी तौर से चलन हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी अल सल्वाडोर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? यहाँ पे हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर मतलब इंटरनेशनल मुक्केबाज थे, बॉक्सर थे ये। 1998 में इन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, मतलब स्वर्ण पदक जीता था। इनका नाम है डिंको सिंह। डिंको सिंह के बारे में बता दें हम, डिंको सिंह मणिपुर के रहने वाले थे, ठीक है। ये इनका निवास क्या था, मणिपुर राज्य के रहने वाले थे और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग की थी और 1998 में एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ये कैंसर से पीड़ित थे 2017 से, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा डिंको सिंह, मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। एनीमिया ज्यादातर होता है स्त्रियों में, जो स्त्रियां मतलब ये गर्भावस्था के पीरियड से गुजर रही हैं, जो माँ बनने वाली हैं, उनको एनीमिया ज्यादा हो जाता है। लड़कियों को हो जाता है एनीमिया। एनीमिया बोलते हैं खून की कमी को, ठीक है। तो एक राज्य ऐसा भी एक अपने यहाँ सर्वे हुआ, भारत की एक एनीमिया मुक्त सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा 2020 और 21 की। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश में एनीमिया के उन्मूलन में सबसे बेहतरीन काम किया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर है 55.5 की रैंकिंग जो मिली है वो हिमाचल प्रदेश को मिली है। कहने का मतलब एनीमिया जो है इस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे आया, मतलब शीर्ष स्थान पे आया है, मध्य प्रदेश आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे और अपने आप को, अपने ज्ञान को आप बढ़ाते रहें। और मैं आपको बता दूं कि स्टडी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आपको लगता होगा कि अभी तो लॉकडाउन है, स्कूल खुल नहीं रहे तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय चलता रहता है, हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए बिना परिणाम रिजल्ट को जाने हुए, मतलब रिजल्ट को वेट नहीं करना चाहिए, हमें केवल मेहनत करना चाहिए, ठीक है। फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लॉकडाउन हो या कैसे भी हो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो हम रेगुलर जो है स्टडी करते रहेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहें
आपका इतना ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मेरी रेगुलर वीडियो आप देखा करें। मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें टेंस चल रहा है, वो फिनिश होने वाला है। पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा, मतलब पूरी ग्रामर ख़त्म करूँगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आज ये करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है, इसी तरीके से आप रोज़ बनाऊँगा और आपको रोज़ एक वीडियो इसका मिलता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ